अच्छा सर, अब एक और पास पेपर कर लेते हैं जो कि आपका समर 2019 में आया था, और आप देखें पीछे अगर नोटिस करें तो हर समर में आ रहा है, तो आपको पता ही होगा कि अभी भी समर ही आने वाला है ना, यानी अभी गर्मियों में ही पेपर होंगे। तो डेफर्ड टैक्स वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ये नहीं कह रहा कि लाजमी आएगा, बट ये कि हिस्टोरिकली देख रहा हूँ तो समर में ही आता जा रहा है। खैर, यहाँ पे देखूँ तो वो कह रहा है कि भाई फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम ऑफ अरेबियन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018, बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ टैक्स, यानी अब तक इसमें टैक्सेशन नहीं हुई हुई, तो आप नहीं करनी है। आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस साल आपका पीपीई रीवैल्यू हुआ है जिसपे रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है 240 का, इसमें टैक्स का इंपैक्ट नहीं है, जबकि ओसीआई में हर चीज आफ्टर टैक्स जाती है। सही है जी, तो यहां पे देख लेंगे हम उसको। चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे इन्वेस्टमेंट रखी होगी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी, उसका गेन आया हुआ है। और रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी आया हुआ है 40 का, ये वो है जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन पे आता है आईएस 19 के अंदर, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू टैक्सेशन, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अदर देन लैंड एंड रिलेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर 2018 इज एज फॉलोज। पीपी दिया हुआ है, अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी दी हुई है, टैक्स बेस दी हुई है, और ग्रॉस रीवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है विदाउट इफेक्ट ऑफ टैक्स, यानी ग्रॉस लिखा हुआ है तो मतलब ये है कि भाई इसमें टैक्स का इफेक्ट नहीं लिया हुआ। खैर आगे देखिएगा, हमने कहा कि सर अगर हम यहां पर ऑल टुगेदर पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो वो कह रहा है प्रिपेयर करके दें रेलेवेंट नोट ऑन टैक्सेशन एंड deferred tax liability and asset for inclusion in AL's financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2018, और बोल रहा है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना के दो आफ्टर टैक्सेशन के इम्पैक्ट्स। तो ये दो रिक्वायरमेंट इसने दी हैं, तो पहले हम डेफर्ड टैक्स पे फोकस कर लेते हैं। अच्छा भाई, यानी पीएनएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, याद रखिएगा पीएनएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। अब पहली एडजस्टमेंट को लेके चलते हैं हम, सही है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बहुत फोकस होकर देखना बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इसमें ट्रिक्स हैं, वो मतलब इतनी बारीकियां होती हैं कि आप मिस कर जाओगे, तो इसलिए फोकस होकर समझना है इसको। हमने ये कहा कि भाई अगर हम यहां पर डेफर्ड टैक्स के बैलेंसेस भी लिख लें, डेफर्ड टैक्स बैलेंसेस, सही है जी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरे पास यहां पर कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, सही है, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2017। मैं ओपनिंग की भी बात कर लेता हूं ताकि आप यहां पे साथ साथ देखते रहें। ये आ गया डिफरेंस, सही जी, और ये आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट, ये हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे आइटम लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो कैरिंग अमाउंट दी हुई है आपको 2500 दी हुई है। अच्छा जी, 2500 दी हुई है। टैक्स बेस कितना दिया हुआ है भाई? 1470 का, 1470 का, ये आ गया। अच्छा भाई, इसके बाद आपने कहा कि भाई आपके पास जो डिफरेंस है वो इन दोनों का ये है। अच्छा, अब प्लीज़ मेरी बात को फोकस होकर सुनिएगा। आपको ऊपर ओपनिंग सरप्लस का बैलेंस भी बताया हुआ है 512 ये ग्रॉस है, यानी एक बात तो तय है ना, जब ये पीपी रीवैल्यू हुआ होगा तो इसके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई होगी। यानी अगर पीपी की कैरिंग अमाउंट ऊपर जा रही है और मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया होगा तो ये बचा कुछ सरप्लस है ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को निकालने के बाद। तो ये जो 512 है ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कराने के बाद ये ओपनिंग में बचा हुआ है, इसको मैं आफ्टर टैक्स कर दूंगा तो ये आफ्टर टैक्स हो जाएगा, बट इसके ऊपर भी टैक्स मौजूद होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो सिंपल, अगर मैं पीपी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस लूंगा तो इसके अंदर एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, दूसरा सरप्लस का डिफरेंस है, दोनों के ऊपर ऑल टुगेदर नेट बेसिस पे आपने क्या बुक करनी है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर मैं रेट देखूं यहाँ पे
तो टैक्स रेट जो है 2017 का 28% है। तो मैंने ये 28% बुक कर लिया, यानी ओपनिंग के ऊपर आपके सामने की बात है, ओपनिंग के ऊपर मेरे पास 288.40 का डेफर्ड टैक्स मौजूद होगा। 288.40 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मौजूद होगी। यहां पे देखो पॉजिटिव में शो हो रही है, सही है जी। ये तो हो गया ओपनिंग का हिसाब किताब। एडिशन, जो फर्दर एडिशन हुई है मेरे बच्चों इस साल, उसका डेफर्ड टैक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। रीवैल्यूएशन सरप्लस हुई है, रीवैल्यूएशन हुई है फॉर द ईयर की, फिर से तो आप मुझे बताएं जब फॉर द ईयर की रीवैल्यूएशन हुई है, फॉर द ईयर की रीवैल्यूएशन हुई है, तो मैं यहां पे आ जाऊं, इसको मैं कर दूं 2018, सही है जी। मैं यहां पे फॉर द ईयर की इंपैक्ट बताता हूं आपको। रीवैल्यूएशन फॉर द ईयर कितने की हुई है भाई? 240 की, ऐसा ही है। अच्छा, जब ये 240 की रीवैल्यूएशन हुई है, देखो यहाँ पे आपको ओसीआई में भी दिखता है 240, पर इसके ऊपर मैं फॉर द ईयर में टैक्स लगा दूंगा कितने का? सर फॉर द ईयर का टैक्स रेट है 27%। ये रहा, क्या मैं कह सकता हूं ये मैं ओसीआई से ही बुक करूंगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर फ्रॉम ओसीआई, ये आ गया, ये आ गया, सही है जी। 64.80। अगेन मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे अकाउंट भी बनाता हूं ताकि तुम लोग यहाँ पे अच्छे से उसको ट्रैक कर पाओ। मैंने कहा कि सर मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट भी बना देता हूं। ओपनिंग सरप्लस कितना है प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, ओपनिंग सरप्लस कितना है? 512, सही जी। पर अगर मैं आपसे ये कहूं 512 के ऊपर मैं अगर 28% चिपकाऊं तो 143 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मेरे बच्चों बहुत फोकस होकर सुनना, 143 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पर भी होगी सरप्लस के ऊपर। यहां पे कितनी आ रही है? 288। तो बाकी जो हमारा डिफरेंस है वो नॉर्मल पीपी की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस है, यानी ये सरप्लस पे पड़ा हुआ है, सही है जी। अगेन ये है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन सरप्लस ओपनिंग। ये सिर्फ मैं आपकी मैपिंग के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सही है जी। ये आ गया आपके पास, ये ओपनिंग पे पड़ी हुई, ये ग्रॉस है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये ग्रॉस है, सही है जी। आगे सुनिएगा, ये ग्रॉस है क्योंकि उसने लिख के दिया हुआ आपको। अच्छा, फॉर द ईयर में आपने सरप्लस बुक किया कितने का? 240 का। फॉर द ईयर में आपने सरप्लस बुक किया कितने का? 240 का। प्लीज मेरे बच्चों मेरी बात सुनिएगा, जब फॉर द ईयर में बुक किया तो आपने कहा कि भाई ये आ गया 27% पे, क्योंकि फॉर द ईयर का रेट तो मेरे बच्चों 27% है ना, आपके सामने की बात है 27%, आपके सामने की बात है 27%। ये था, मैंने यहां निकाल लिया 27%। यहां तक भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर है? अच्छा जी, अब क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो यार, अगर इसमें क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप फंसेंगे ना, फिर आपके लिए मसला है। यानी सर अगर मैं अभी ऑल टुगेदर आपको ये बात समझा पाऊं कि हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारे पास टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ी हुई है ओपनिंग पे 288.40 की, 288.40 की। तो मैं यहां पे अगर ब्रेकअप बनाऊं, टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग है हमारे पास 288.40, सही है, ये भरी हुई है। इसमें से अगर मैं कहूं सरप्लस से पर्टेन करती है, सरप्लस से पर्टेन करती है ये, सही है जी। और हमारे पास नॉर्मल डिफरेंस से पर्टेन करती है ये। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं मेरे बच्चों, अगर मेरा टैक्स रेट चेंज हुआ है, अगर मेरा टैक्स रेट चेंज हुआ है तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर मेरा टैक्स रेट चेंज हुआ है तो टैक्स रेट के चेंज होने पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 1% का डिक्लाइन आया है? 1% का डिक्लाइन आया है, तो जो 1% का मेरे पास डिक्लाइन आया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई उस 1% के डिक्लाइन की वजह से मेरे पास जो मैंने पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की हुई थी वो कम हो जाएगी, उसमें कमी पेशी हो जाएगी। ये भी बात आपको समझ आनी चाहिए, ऐसा ही है ना, उसमें कमी पेशी हो जाएगी। तो जब मेरे बच्चों उसके अंदर कमी पेशी हो जाएगी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब उसके अंदर कमी पेशी हो जाएगी तो आप ये भी तो सोचें ना कि जब उसके अंदर कमी पेशी हो जाएगी तो ऑल टुगेदर मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट करूंगा और आइडियली मुझे डेफर्ड टैक्स इनकम को क्रेडिट कर देना चाहिए। पर अगर मैं इसके ऊपर करूंगा ना 288.40 पे,
288.40 पे। तो 288.40 को अगर मैं सीधा रिवर्स कर दूंगा तो सब पीएनएल में चार्ज हो जाएगा, जबकि इसमें कुछ सरप्लस से पर्टेन करता है। तो जो सरप्लस के ऊपर मैंने आज तक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी हुई थी उसका इंपैक्ट सरप्लस में ही जाना चाहिए, क्योंकि क्रिएट भी सरप्लस से हुआ था। मैं अभी बात कर रहा हूं गोइंग फॉरवर्ड की। बात क्लियर है? तो सर हमने यहां पे क्या किया कि भाई लेट से अगर मैं ये ओपनिंग की बात करूं, इसकी बात कर लूं, और मैं यहां पे एक और अकाउंट खोल लेता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत बारीकियां हैं और इसमें आई थिंक एग्जामिनर के सॉल्यूशन में भी कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओनली ऑन सरप्लस, सही है जी। तो हमने कहा कि भाई अगर मैं इसको 28% करूं, सही है जी, और फॉर द ईयर को क्रिएट इस प्राइस से करूं, सही है ना, और मैं ये काम करूं, प्लीज मेरे बच्चों मेरी बात सुनना, और मैं ये काम करूं कि मैं यहां पे ओसीआई का जो ओसीआई से मतलब टेक्निकली ओसीआई से ही रिवर्सल करूंगा, तो मैं यहां पे सॉर्ट ऑफ इसको ये जो अमाउंट है इसको मैं डिवाइड कर दूं 28 से, मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, तो ये आ गया 5.12। दिस 5.12 इज बेसिकली अ चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट। ये देख लीजिएगा यहाँ पे 143.36 की जो अमाउंट है, मैंने कहा कि भाई मुझे ये फायदा हो गया, बट ये फायदा क्योंकि सरप्लस है ना, सरप्लस में ही नेट किया था। भाई देखो जब मेरा गेन हुआ तो मैंने गेन पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की थी सरप्लस से, तो जब मुझे फायदा होगा तो मैं रिवर्स भी सरप्लस से करूंगा। बात क्लियर है? तो ये हो गया, ये ओसीआई में चला गया गेन। अच्छा भाई ये बात भी समझ आती है मुझे। अब यानी सर फॉर द ईयर की ये दो एडजस्टमेंट है, एक ये और एक ये, सही जी। ये क्रिएशन पे, ये टैक्स के रिवर्सल पे, ये दो चीजें आ गई। अच्छा फिर वो कह रहा है कि भाई आपका जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, वो यहां पे इसने कितना बताया हुआ भाई, वो यहां पे बताया हुआ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, देखो यहां पे इसने बताया हुआ 56 का। सर आप तो ये देखें ना कि 475 और 280 जो आ रहा है मेरे बच्चों, 475 और 280 जो है उसमें दो डिफरेंसेस हैं। एक तो सरप्लस वाला डिफरेंस है, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक तो सरप्लस वाला डिफरेंस है और दूसरा नॉर्मल डिफरेंस है। जो सरप्लस से रिलेटेड ओनली डिफरेंस है वो 56 है, बट अगेन एक लॉजिक आपको डिवाइस करनी है वापस से। अब अगर मैं यहां पे ये काम करूं आप लोगों के लिए कि डेप्रिसिएशन, सही है जी, अकाउंटिंग के अंदर और टैक्स के अंदर दोनों लिखूं, यहां पे दोनों लिखूं, तो मैंने कहा 475 और टैक्स में कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 280। तो मैंने कहा जब मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे और इसमें से ये माइनस किया, तो आप यहाँ पे देखें टैक्स वाला मुझे कहेगा भाई शराफत से आप ये 195 ऐड बैक करें। अच्छा मैंने भाई ऐड बैक करें क्यों? उसने बोला भाई आपने ज्यादा क्लेम कर लिया, क्योंकि मैं तो रिवैल्यूएशन को मानता ही नहीं हूं। मुझे याद आएगा कि जिस गेन की वजह से, जिस सरप्लस की वजह से ये गेन आया उस पर मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करके बैठा हूं। आज मैं क्या करूंगा, जब वो ऐड बैक करेगा मैं इसी लायबिलिटी को रिवर्स करके इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर बुक कर लूंगा। तो क्या आप ये बात समझते हैं, कि ये जो 56 दिया हुआ है, ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 56 का दिया हुआ है, इसका डेफर्ड टैक्स का रिवर्सल पीएनएल के जरिए होगा। यानी मैं ये बात बताऊं आपको कि भाई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो सरप्लस पे क्रिएट हुई थी उस पे मजीद आप डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेंगे, वो ओवरऑल डेफर्ड टैक्स में बुक हो जाएगा, तो आपको ज्यादा पंचायत करने की नीड नहीं है। देखो मैं बहुत ही बारीक के केस लेके चल रहा हूं। मुझे समझाना सिर्फ ये है कि जो 195 का आपका जो ज्यादा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में आ रहा है ना, इसको टैक्स वाला ऐड बैक करेगा, तो टैक्स वाला जब ऐड बैक कर रहा है इसका पीएनएल का इंपैक्ट आ रहा है। तो आपकी जो ये बची कुची डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ना, ये वाली, ये रिमेनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसमें से जो ये वाली डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हो रही है ना,
ये वाली पूरी इसके ऊपर, इसके अंदर इस 195 के अंदर ये जो आपका अमाउंट है 56 का, ये भी शामिल है। अल्लाह की कसम ये भी शामिल है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि जब आपके पास ये 56 वाला, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये 56 वाला जो ज्यादा डेप्रिसिएशन है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 195 में शामिल है, तो एक डेफर्ड टैक्स इनकम आप बुक कर रहे हैं नॉर्मल डिफरेंस के ऊपर और एक डेफर्ड टैक्स आप बुक कर रहे हैं सरप्लस के डिफरेंस के ऊपर। तो दोनों पीएनएल से ही होना चाहिए। तो मैं यहां पे सिर्फ मैपिंग करने के लिए आपको ये बता दूं कि 56 का 27%, 56 का 27%, यानी अगर मैं कहूं 56 इंटू 27%, ये पीएनएल से बुक हो जाएगा डेफर्ड टैक्स इनकम के नाम पे। क्योंकि ये मैंने सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट बना रहा हूं, सिर्फ सरप्लस वाला, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ सरप्लस वाला। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे पास यहां पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 56 है, तो मैंने कहा भाई ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मैंने यहां से ट्रांसफर किया तो ये रिटेन अर्निंग में तो जाएगा, बस रिटेन अर्निंग में कैसे जाएगा सर, ये 56 ऐसे हो गए। ऐसा ही क्यों? क्योंकि देखें, आप खुद देखें ना यार, आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना होता है आफ्टर टैक्स, क्योंकि वैसे अगर नॉर्मल अकाउंट बनाते तो वो आफ्टर टैक्स ही होता, क्योंकि कुछ अमाउंट तो पीएनएल के जरिए जाएगी ना मेरे बच्चों, कुछ अमाउंट तो पीएनएल के जरिए जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यूजुअली जो सरप्लस ट्रांसफर किया होता है वो नेट किया होता है यहां से, क्योंकि नेट पे अकाउंट बनता है। तो यहां पे तुम्हारे लिए नेट पे भी बना देता हूं, यहां पे तुम्हारे लिए नेट पे भी बना देता हूं इधर। तो अगर मैं यहां पे ये करूं कि सरप्लस नेट, सही जी, तो सरप्लस अगर नेट बनाऊं तो मैंने ये डेफर्ड टैक्स रखा हुआ होता, सही है जी। फॉर द ईयर का सरप्लस जो है मैं ये बुक करता, सही है जी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, हाँ भाई, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है मैं यहां पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मैं इतना रिवर्स करता, ऐसा ही है, मैं इतना रिवर्स करता। क्यों सर? मैं इसलिए रिवर्स करता इतना क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ आफ्टर टैक्स, तो ये जाएगा भी आफ्टर टैक्स, क्योंकि बाकी तो पीएनएल से रूट होके जाएगा ना, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। तो सिर्फ समझाने का मतलब ये था मेरे बच्चों कि ये जो 56 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, इसकी कोई भी क्रिएशन आपकी यहां से नहीं हो रही है, पीएनएल को हिट किया तो डेफर्ड टैक्स रिवर्स भी पीएनएल से हो रहा है। तो बस ये समझाना था आपको, सही है जी। अच्छा, इसके बाद अब हमने कहा कि सर जब ये कहानी समझ आ गई तो सरप्लस का अगर नेट अकाउंट बनाता तो नेट अकाउंट के अंदर डेफर्ड टैक्स की हिट तो आती ना। यानी मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरा जो सरप्लस का बैलेंस है, मैं क्या करता भाई, मुझे फायदा होता। तो मुझे जब फायदा होता तो मैं क्या कहता कि भाई मुझे ये बेनिफिट हो गया, तो मैं यहां पे सरप्लस के अकाउंट को इंक्रीज कर देता डेफर्ड टैक्स इनकम की वजह से, क्योंकि देखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है डेबिट और सरप्लस का अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। ये ऐसे, मैं सिर्फ अकाउंटिंग बता रहा हूं आपको, इतने से बात क्लियर है। तो सर ये चलता नेटिंग के ऊपर, जो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं कि नेटिंग पे कैसे चलता। ओपनिंग नेट, फॉर द ईयर नेट, आपका ये जो चेंज इन टैक्स रेट का इंपैक्ट है, ये बेनिफिट यहां रिकॉर्ड हो गया, आपने सरप्लस को बढ़ा दिया और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी नेट ऑफ टैक्स जाता है। यानी समरी क्या है? समरी ये है कि भाई ये जो 56 की अमाउंट है आपकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, बाखुदा सरप्लस के अकाउंट से तो जाएगी, बट इसका जो भी इंपैक्ट है डेफर्ड टैक्स का वो पीएनएल से आएगा, क्योंकि वो इस पूरे इंक्रीमेंटल में, इस 195 के इंक्रीमेंटल में ये 56 भी शामिल है। तो आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी हुई इसलिए थी कि भाई आगे जाके जब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा, टैक्स वाला उसको ऐड बैक करवाएगा, आप क्या करेंगे, आप उसको रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो वही करने लगे, लायबिलिटी रखी हुई इसलिए थी। बात समझ आ रही है? चलें जी आगे। मैंने कहा कि सर चलें, ये भी बात समझ आती है तो ऐड बैक हो जाएगा। अब इस पूरे अकाउंट के अंदर डिस्पोजल भी है। आए जी फोकस करके बताता हूं, फोकस करके। डिस्पोजल, अच्छा, अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट और टैक्स कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल। इधर देखिएगा, हमने कहा 230 और 140, 230 और 140। बहुत फोकस होकर समझिएगा मेरे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो यहां पे गेन कम होगा, लॉजिकल सी बात है, और यहां पे गेन ज्यादा होगा। अच्छा क्यों? क्योंकि वो सरप्लस को नहीं मानता ना। तो क्या मैं कह सकता हूं
इन दोनों के डिफरेंस पे मेरे पास इन दोनों के डिफरेंस पे मेरे पास टैक्स का गेन ज्यादा होगा। ऐसा ही है, मेरे पास इन दोनों के डिफरेंस पे टैक्स का गेन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, टैक्स का गेन ज्यादा होगा। अच्छा, जब टैक्स का गेन 90 से ज्यादा होगा, उस 90 के अंदर 32 तो सरप्लस की वजह से बाकी जेन्युइन डिफरेंस है। तो एक बात सुनो, मैं तो ये देख रहा हूं ना कि जब मैंने सरप्लस बुक किया था तब मैं ऑलरेडी इस पे डेफर्ड टैक्स बुक कर चुका था, टैक्स बुक कर चुका था। जब मैंने सरप्लस बुक किया था ओसीआई में क्रिएट हो चुका था। आज मुझे टैक्स वाला कह रहा है इस पे करंट टैक्स दो, तो मैं कहूंगा बेटा मैं टैक्स पहले ही बुक करके बैठा हुआ था। तो वो जो ये जो 32 है, अगर मैं ग्रॉस मूवमेंट आपको बना के दूं, डिस्पोजल की वजह से मेरे बच्चों, डिस्पोजल की वजह, क्योंकि तो ग्रॉस है ना, मैं तो आपको ग्रॉस सिखा रहा हूं यहां पे, ये मेरे डिस्पोजल की वजह से, यहां पे कर लेते हैं सरप्लस नेट पे, ये जो मेरे डिस्पोजल की वजह से मेरे पास से ये जो 32 का सरप्लस है ये जा रहा है यहां से, सही जी। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि ये जो मेरे सरप्लस की वजह से यहां पे 32 का सरप्लस, क्योंकि भाई मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जो एसेट नहीं रहा उसका सरप्लस भी नहीं रखो, उसको उठा के रिटेन अर्निंग में फेंक दो। उसको मैंने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया होगा, बट आफ्टर टैक्स। क्यों? क्योंकि रखा हुआ आफ्टर टैक्स होगा ना, पर ये तो ग्रॉस है ना, आफ्टर टैक्स गया होगा तो कहां से गया होगा, यहां से गया होगा, सही जी। नेट ऑफ, क्योंकि नेट रखा हुआ है, नेट ऑफ टैक्स है। अच्छा, तो अगर मैं इसकी बात कहूं आपको, तो क्या आप ये बात मानते हैं कि सर ये जो 32 का मेरा ग्रॉस सरप्लस है, ये मैंने उठा के, प्लीज सुनिएगा, ये मैंने उठा के ट्रांसफर कर दिया होगा रिटेन अर्निंग के अंदर, क्योंकि अब ये एसेट नहीं रहा। पर अगेन रिटेन अर्निंग में हर चीज आफ्टर टैक्स जाती है, तो अगर रिटेन अर्निंग के अंदर मेरे बच्चों हर चीज आफ्टर टैक्स जाती है तो इसको भी आफ्टर टैक्स ही जाना चाहिए। बट अगेन इसका इंपैक्ट अब पीएनएल में जा चुका है, तो मैंने जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसकी रखी होगी, मैं यहां पे करता हूं, मैंने जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मेरे बच्चों इसकी रखी होगी, तो आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि मैंने ऑल टुगेदर इसकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की होगी सब पे। देखो मैंने डेफर्ड टैक्स इनकम तो इस पे बुक की है 90 पे, पर 90 में से 32 यहां का है, तो मैंने कहा कि भाई 32 के ऊपर मैं 27% बुक कर लूं, 32 के ऊपर मैं 27% बुक कर लूं, तो ये आ गया 8.64। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये क्या आ गया मेरे पास 8.64, ये कुल क्यूमुलेटिव आ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जब मेरे पास ये ऑल टुगेदर 8.64 की अमाउंट आ गई, तो मैंने कहा कि भाई अब मैं देख लेता हूं क्लोजिंग, सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन सरप्लस। मैंने कहा भाई ओपनिंग ये था, सही जी, फॉर द ईयर का क्रिएट जो सरप्लस हुआ उस पे ये हुआ, चेंज इन टैक्स रेट की वजह से मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स कर दी थ्रू ओसीआई। मैंने कहा भाई ये जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वजह से, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से रिवर्स हो गई, होनी भी चाहिए क्योंकि आपके सामने की बात है, रिवर्सल है। सर डेफर्ड टैक्स इनकम तो ज्यादा बुक की है भाई, सरप्लस की वजह से इतनी बुक की है, और मैं अगर इसमें से ये माइनस कर दूं, इसमें से ये माइनस कर दूं, इसमें से ये माइनस कर दूं, तो ये क्लोजिंग आ गया 179.28। अगेन रिपीट करता हूं, दिस 179.28 इज ओनली बिकॉज ऑफ योर सरप्लस, इज ओनली बिकॉज ऑफ योर सरप्लस। अच्छा, अब मैं यहां पे सवाल के अंदर सरप्लस का बैलेंस देखूं तो 664 आ रहा है, 664 आ रहा है, ऐसा ही है। तो अगर मैं 664 को 27% से मल्टीप्लाई करूं, तो 664 इंटू 27%, तो ये देखिए एग्जैक्ट मैच करता है। तो ये तो मैंने तुम्हें जानी पूरा ओवरऑल ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक का ब्रेकअप बताया है कि चल क्या रहा था इसके अंदर, चल क्या रहा था, तो बात समझ आती है। तो यानी सर अगर मेरे पास 664 का 27% लूं, तो देखो डेफर्ड टैक्स की मूवमेंट भी मैच होती है, पर देखिए अगेन ये दोनों आइटम पीएनएल से मूव हुए। तो जब समझाने का पूरा गेम क्या है कि इस पे डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करोगे, इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करोगे, तो दोनों पे डेफर्ड टैक्स इनकम जो बुक करोगे उसमें से कुछ आइटम वो वाले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का रिवर्सल होगा जो सरप्लस में बुक की गई थी, पर वो पीएनएल से होगा, क्योंकि जब पीएनएल हिट होता है तो डेफर्ड टैक्स का रिवर्सल भी पीएनएल से ही होता है। तो ये इसमें बहुत ही ज्यादा की एलिमेंट था समझने के लिए, तो मैंने तुम्हें यहां से मैप करवा दिया। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे सरप्लस की मूवमेंट तुम्हें दिखाऊं, सरप्लस की मूवमेंट, तो ओपनिंग 512, 240, 56 और 32, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि भाई अब हम यहां पे क्लोजिंग निकाल लें, तो ये तो सरप्लस का ग्रॉस आ गया। तो मैंने तुम्हें भाई तीनों चीजें बता दी हैं,
ये 664 आ गया, ये हम अगर क्लोजिंग निकाल लें ये आ गया डिस्पोजल। तो अगर ये नेट पे होता तो 32 माइनस ये होता, ये ऑल्दो तुम्हें एग्जाम में बनाने की नीड नहीं है बट फिर भी मैंने सोचा कि तुम्हें पता होना चाहिए। तो 664 माइनस ये मैच हो गया भाई 664 ग्रॉस और ये माइनस कर दिया तो ये भी मैच हो गया, सही है जी। तो चलिए जिस तरह ये तो हो गया पीपीई का इम्पैक्ट। यानी सर अगर मैं इस सवाल को देखूं ओवरऑल तो मेरे जो पीएनएल के इम्पैक्ट्स हैं वो ये दो हैं, ये दो हैं। जो मैं इसको ऐड बैक करूंगा, इस पर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लूँगा, कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा जी सर, इस पर टिक लगाने के बाद क्योंकि अब हम ऑब्वियसली आगे जा सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आपको समराइज करके दूं ये, तो मैं ज़रा इसको यहाँ ले आता हूँ बैलेंस शीट अप्रोच पे। चलें अब मुझे यहाँ पे आप देख के बताएंगे, अब मुझे आप यहाँ पे देख के बताएंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ साल के आखिर में कितनी है, 2635 ऐसा ही है। टैक्स बेस कितनी है, टैक्स बेस कितनी है 1650 ऐसा ही है। अच्छा ये तो मानते हो ना कि 2635 के अंदर ये आपका 664 का सरप्लस भी शामिल है, तो इसके ऊपर का डेफर्ड टैक्स भी शामिल है। पर मैं कह रहा हूँ कुछ तो प्रीवियसली बुक हो चुका है ना, तुम तो फॉर द ईयर की पंचायत करो। तो मैंने कहा जो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस आया वो ये आ गया, सही है जी। इन दोनों का डिफरेंस आया वो ये आ गया। इसके ऊपर आज तक 27% की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मौजूद होनी चाहिए क्लोजिंग के अंदर। क्लोजिंग के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मौजूद होनी चाहिए पूरे पीपी को। बस आपने तो ऊपर ये निकाली थी 179, यहाँ पे आप निकाल लें 265 है, बाकी नॉर्मल डिफरेंस भी तो है, वो से सरप्लस के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कंक्लूड करूँगा कि ओसीआई में कितनी डालेंगे फॉर द ईयर और पीएनएल में कितनी डालेंगे फॉर द ईयर, सही है जी। चलें जी ओसीआई सर मैं आप मुझे बताएंगे यहाँ पे देख के, ओसीआई में आपने ये बुक किया है, देखें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट है ना, एक आपने ये बुक किया है और ये आपने रिवर्स किया है। अगेन देख लें आपके सामने, मैं कोई इसमें दो राय नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ जो चीज़ क्रिएट एक्विटी से हुई थी रिवर्स भी एक्विटी से होगी, सीधा साधा हिसाब किताब है। अगेन 64.80 आपने सरप्लस पे बुक किया था, सरप्लस से ओसीआई से, और ये आपने रिवर्स किया था ओसीआई से। मैंने इन दोनों को नेट कर दिया, ये आ गया ये। अच्छा अब अगर मैं सिंपल कारस्तानी करूं, मैं बोलूं कि सर ये माइनस ये 265.95। अच्छा वैसे देखो तो पीपी के ऊपर आपकी, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, ये मैंने ओसीआई में क्रिएशन बुक की है। अच्छा वैसे आप अगर देखें पीपी के ऊपर आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको गिरते हुए दिखती है, कितने से इतने से। तो मैं कह रहा हूं कि भाई पीएनएल में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या डेफर्ड टैक्स इनकम यूं करें ना, देखो प्योर लॉजिक के साथ, ताकि तुम्हें एग्जाम में कभी मसला नहीं हो। इधर देख लो भाई, ये रही, ये पूरा हिसाब किताब है, इसको नीचे ले आते हैं। अच्छा भाई इधर मैंने कहा वैसे देखो तो आपको ये डिक्रीज होते हुए दिख रही है, क्यों, क्योंकि सॉर्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम हुई है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो कम हुई है आपको डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करनी चाहिए। यहाँ पे देखो डेफर्ड टैक्स इनकम इतनी बुक होते हुए दिख रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप जो है वो ये वाली अमाउंट जो है ना वो आप ऐड करेंगे, ये वाली अमाउंट ऐड करेंगे। रीजन बता रहा हूं, देखो ये वाली जो अमाउंट है ये डेफर्ड टैक्स इनकम की आ रही है, सही है। ये वाली अमाउंट जो है वो डेफर्ड टैक्स इनकम की आ रही है, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डेफर्ड टैक्स इनकम की अमाउंट आ रही है ये नेट आ रही है, क्योंकि ओसीआई में फर्दर क्रिएशन भी हुई है, ओसीआई से रिवर्सल भी हुई है। तो मैंने कहा इसमें से अगर मैं ये हटा दूं तो मैंने पीएनएल में कितना बुक किया होगा 82.13 में यहां पे आया,
मैंने कहा भाई P&L के ये दो चार्ज है ना, इन दोनों पे डेफर्ड टैक्स है ना, हम इसको एक बार रीचेक करते हैं। ये आ गया, मैंने कहा इसके ऊपर 27%, ये तो सर 76.95 आ रहा है। अभी बताता हूँ भाई 76.95 आ रहा है फॉर द ईयर डिफरेंस के ऊपर, सही जी, फॉर द ईयर डिफरेंस के ऊपर। तो ओपनिंग पे मेरे बच्चों यहाँ पे निकाला था नॉर्मल डिफरेंस, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी ओपनिंग पे, सरप्लस पे ये थी, ये आ गया 145.04। मैं यहाँ पे देखो आपको प्रूफ करता हूँ, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 145.04, सही जी। ये कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 28 को। मैं इसका 1% भी तो रिवर्स करूंगा ना, ये भी तो फायदा है जो P&L में जाएगा। तो मैंने कहा 145.04 को डिवाइड किया 28 से, मल्टीप्लाई किया 1 से। तो मैंने कहा कि सर अगर ये हरकत की मैंने तो ये आ गया मेरे पास 82.13। ये देखो क्या आ रहा है 82.13। भाई ये इतना आसान नहीं था, ये इतना आसान नहीं था एग्जाम में, ये दिमाग की धज्जियां उड़ा देता। पर मैंने तुम्हें अल्लाह की कसम एक एक कॉन्सेप्ट को खोल खोल के कराया है कि तुम्हें पता लगे फॉर द ईयर की चीजें कैसे मूव हुई हैं, एजेड की कैसे मूव हुई हैं। तो देखो तुम्हारे सामने है। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं एग्जामिनर का सोल्यूशन दिखता तो उसने पता है क्या किया हुआ था, इसमें से ये माइनस किया और इसमें से ये नेट कर दिया, 82.13 आ गया फॉर द ईयर का। पर 82.13 फॉर द ईयर का मैंने तुम्हें यहां से भी टैली करवा दिया है। बात क्लियर है? तो सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट की है, पूरे एग्जाम की एक एडजस्टमेंट की है डेफर्ड टैक्स की, एंड दैट वाज वेरी ट्रिकी, दैट वाज वेरी ट्रिकी। तो तुम्हारे सामने ऐसे पीपी के ऊपर हमने इतना टाइम लगाया, बट अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोगों ने आई होप ये बात समझ ली होगी कि डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हुई है, फॉर द ईयर में ये बुक हुआ हुआ है। दोनों चीज़ें प्रूव करके दिखा चुका हूँ, सही है जी। आगे फिर मैंने कहा आगे चलो भाई, मैंने कहा AL एक्वायर्ड 5% इक्विटी इन टर्किश लिमिटेड, 152 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है ऑन अप्रैल 1, 2018। द इन्वेस्टमेंट वॉज इररिवोकेबली क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, OCI में बुक की हुई है। एज पर टैक्सेशन लॉस गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल अपॉन सेल। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सेल पे बुक होगा। तो सर अगर ये में फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो हम खाली ये ले लेते हैं ना, ये जीरो आ गया। अच्छा भाई अब कैरिंग अमाउंट कितनी है भाई, अभी पता लगा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की थी मेरे बच्चों? इन्वेस्टमेंट की थी हमने 152 की और इस पे 23 का गेन आया है। 152 प्लस 23 का गेन ऐसा ही है, और ये 152 आ गया। सर इन दोनों का डिफरेंस आ गया ये। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है वो मेरा गेन है, जो मेरी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है वो मेरा क्या है? गेन है। तो जो मेरी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है वो मेरा गेन है। तो आप सर ये क्यों नहीं कहते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि भाई इस गेन के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होनी चाहिए 27% के ऊपर, और वो पूरी की पूरी OCI में ही जानी चाहिए। इसको हम यहाँ से ले लेते हैं ना डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। P&L का कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि इसमें चार्ज ही OCI में हुआ है तो क्रिएट भी OCI। इसको देखो फॉर द ईयर में यहाँ बनाता जा रहा हूँ तो आपको डेफर्ड टैक्स भी मिलता जाएगा। एज एट फॉर द ईयर दोनों साथ साथ चल रहा है, इसलिए भी क्योंकि मुझे एग्जाम के पैटर्न से भी आपको मैच करवाना था कि एग्जामिनर ने कैसे किया था। सही है जी। इधर मैंने कहा आगे आ जाए। फिर वो कहता है मूवमेंट इन नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन फॉर 2018। अच्छा बात समझिएगा, यहाँ पे वो लिख के दे रहा है कि टैक्सेशन लॉस क्या करते हैं कि जो मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ ना फंड में। यानी अगर मैं आपको IAS 19 का थोड़ा सा रिकैप दूं तो मैंने कहा सर IAS 19 के अंदर ये कंपनी है, सही है जी। होपफुली आपने IAS 19 किया हुआ होगा, उसको मैंने डिटेल में करवाया है। और ये है फंड, सही है जी, लेट्स से ग्रेचुइटी फंड। अच्छा कंपनी क्या करती है? कंपनी सिर्फ यहां पे पैसे डाल देती है और कंपनी अपने पास एक ऑल टुगेदर हिसाब किताब लगा रही होती है कि भाई जब आप ये कंपनी छोड़ के जाएंगे तब हम आपको आपकी फाइनल सैलरी का इतना % देंगे। यानी स्कीम बनाई कि एम्प्लॉय को 10% ऑफ फाइनल सैलरी मिलेगा, 10% ऑफ फाइनल सैलरी मिलेगा। सही है जी। कब? जब वो छोड़ के जाएगा। तो हम क्या करते हैं? एस्टिमेट लगाते हैं, सही है जी। ऊपर एक्चुअली को भी हायर करते हैं, वो मुझे बताता है कि भाई मोर्टेलिटी रेट क्या है, जो है हमारा चर्न रेशियो क्या है कि वो कब तक काम करेगा, तो वो सारी चीजें लगाता है।
सही जी। अब हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि लेट्स से बेसिक सैलरी है, सही जी, ₹1,00,000, सही जी। अज्यूमिंग के इंक्रीमेंट हम उसको देंगे 12% का, इंक्रीमेंट हम उसको देंगे 12% का। अच्छा, हम कहते हैं कि भाई फाइनल सैलरी निकाल लो उसकी अंदाजे से, तो हमने कहा लेट से वो बंदा जो है 5 साल काम करेगा। तो मैंने क्या कहा, 1,00,000 तो इस साल की है ना, तो मैंने ये मैं आपको यहाँ पे IAS 19 रिवाइज करवा रहा हूँ, 1.12 की पावर 4। सर 4 क्यों किया आपने? बेटा 4 इसलिए किया, 4 इसलिए किया, रीजन बता रहा हूँ, 4 इसलिए किया क्योंकि करंट ईयर में तो इंक्रीमेंट नहीं होगा ना, अगले साल से होगा। तो मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट लेके जाएगा 4 साल का लेके जाएगा, ये आ गई फाइनल सैलरी ऑफ 5th ईयर। ऐसा ही है, फाइनल सैलरी ऑफ 5th ईयर ये आ गई। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि जो फाइनल सैलरी ऑफ 5th ईयर आ गई हमारे पास, हम इसको ऑल टुगेदर अपनी अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, अपने अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से उठा के पीछे लेके आते हैं, अनवाइंड करके। सही जी। अब मैंने कहा कि भाई अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अच्छा मैंने अज्यूम क्या किया है, सर्विस उसकी कितनी है, 5 इयर्स की है। सही जी, सर्विस उसकी कितनी है, 5 इयर्स की है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ऑल टुगेदर। अच्छा फाइनल सैलरी है, फाइनल सैलरी का, अच्छा फाइनल सैलरी का हमने ऑल टुगेदर 5% ले लिया। सही जी, फाइनल सैलरी ये थी, फाइनल सैलरी का हमने कहा भाई जब तुम छोड़ के जाओगे तो तुम्हारी फाइनल सैलरी का 5% हम तुम्हें देंगे, जितने साल तुमने काम कर लिया उतना आगे, पर कब देंगे सर, 5 सालों बाद, व्हेन यू विल लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं उसको, व्हेन यू विल लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, तब मैं आपको दूंगा 5% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। 1 साल हो गया, मुझे 1 साल का एक्सपेंस बुक कर लेना चाहिए टेक्निकली। 1 साल हो गया तो मुझे मेरे बच्चों 1 साल का एक्सपेंस बुक कर लेना चाहिए टेक्निकली। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर 5% ऑफ फाइनल सैलरी है और उसको मैं 5 इयर्स से मल्टीप्लाई करूं, तो मैं सॉर्ट ऑफ अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं जो है उसको इतने पैसे दूंगा, 39337। अच्छा, ये यहां पे बताना इसलिए लाजमी है मेरे बच्चों, क्योंकि मैं आपको यहां से कॉन्सेप्ट कनेक्ट करवाना चाह रहा हूं, किसका, डेफर्ड टैक्स का, इसका। अच्छा भाई, ये हो गई बात यहां तक। मैंने क्या किया कि भाई मैंने ऑल टुगेदर इस 5% ऑफ फाइनल सैलरी की प्रेजेंट वैल्यू ले ली, और मैंने कहा भाई लेट्स से रिस्क फ्री रेट है मेरा जो कि मुझे गवर्नमेंट देती है, वो 21% चल रहा है। तो 21% को यानी 1.21 की पावर 5 कर ली मैंने, 1.21 की पावर क्या कर ली मैंने, 5 कर ली। मैंने कहा ये आ गया जी हमारे पास। अच्छा भाई, 1.12 की पावर आ गई 5, ये आ गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये रही प्रेजेंट वैल्यू। ये 1 साल अगर वो मेरे लिए काम करेगा तो वो मुझसे इतने पैसे ले जाएगा। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये जो 5% ऑफ फाइनल सैलरी है ना, वो 7868 है। अगेन मैं आपको बता दूं, वो जो 5% ऑफ फाइनल सैलरी है ना, वो क्या है, 7868 है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो जो 5% ऑफ फाइनल सैलरी है वो 7868 है, पर वो 5 सालों बाद की वैल्यू है। मैंने आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली, तो मैं क्या करता हूं पता है, मैं लेता हूं ओपनिंग, मैंने कहा ओपनिंग 0 है, सही है जी, ओपनिंग 0 है। मैंने कहा करंट सर्विस कॉस्ट, यानी करंटली अगर उसने मेरे लिए काम किया, मेरे लिए काम किया, तो मैं अगर ये देखूं तो भाई मेरे लिए अमाउंट कितनी बनती है। तो मैंने कहा कि भाई करंट सर्विस कॉस्ट आ रही है मेरे पास, इसको डिवाइड कर दूं मैं 1.21 की पावर 4 से। सही जी, मैंने कहा कि भाई अगर मैं इसको पूरे 1 साल ले आऊं तो ये करंट सर्विस, यानी उसने 1 साल की सर्विस दी है, तो पहले साल के आखिर में उस सर्विस की इतनी वैल्यू बनती है। मेरे पास यहां पे आ गई क्लोजिंग वैल्यू, सही है जी, मेरे पास आ गई यहां पे ये भी डालता हूं मैं, क्योंकि ये आपको IAS 19 आना चाहिए, तो मैं यहां पे खाली रिकैप दे रहा हूं उसका। ये आ गई मेरी क्लोजिंग वैल्यू, सही है जी। मैंने कहा ये हो गया ईयर 1। अब आ जाए आप ईयर 2 के ऊपर।
सही जी, ईयर 2 की बात कर रहा हूँ, ईयर 2 पे 1 साल हो चुका है। मैंने कहा सर अब मैंने 21% का इंटरेस्ट बुक किया, क्योंकि जो उसने करंट सर्विस दी थी वो तो उस साल की वैल्यू थी ना, उसको ग्रो भी कराऊंगा, उसको ग्रो भी कराऊंगा। मैंने कहा सर अब मैं 7868 को 1.21 की पावर, सही है जी, 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से क्यों सर, आप उसको 3 साल पीछे लेके आओगे, ये रहा। मैंने कहा सर ये रहा। अच्छा अब अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो देखें 441 की इक्विवेलेंट 2 साल की सर्विस मुझे मिल चुकी है। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो दो अमाउंट्स हैं, ये जो दो अमाउंट्स हैं मेरा पीएनएल का एक्सपेंस है? यस सर, पीएनएल का एक्सपेंस है। 3 पे आ जाओ। मैंने ये किया और मैं अब इसी को कितने साल पीछे लेके आऊं सर? 2 साल। क्यों? क्योंकि मुझे भाई इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट अब कम होता जा रहा है ना मेरा। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3 से तो देखें ये 3 साल की इक्विवेलेंट सर्विस का मैं एक्सपेंस बुक कर चुका हूं। सही है जी। अब मैं आ गया इधर ईयर 4 में। ये मैं IAS 19 की अकाउंटिंग सिखा रहा हूं आपको, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे नहीं बतानी चाहिए तुम लोगों को, बट मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने नहीं किया हुआ होगा रिवाइज। तो 1 साल पीछे लेके आ गया, ये आ गया। अच्छा भाई फिर मैं यहाँ पे आ गया ईयर 5 में और मैंने कहा कि सर ये 21% लगा दो और इसको आपको पीछे लाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये तो एज इट इज़ यहीं की अमाउंट है। तो देखें ये किसके मैच हो गया, इसके इक्वल 399377, इससे मैच हो गया बच्चों, मैच हो गया इससे। यही अमाउंट मैंने कहा था ना मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम 5 साल रहते हो। तो मैंने क्या किया भाई, पहले साल उसने सर्विस दी मुझे, तो मैंने कहा भाई पहले साल की इन्फ्लेशन से ग्रो करवाओ, इतने का एक्सपेंस बुक कर लूंगा मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल ये मैंने एक्सपेंसेस बुक किए हुए हैं, एक्सपेंस बुक्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। सही है जी, ये होता है। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअली को अपॉइंट करते हैं, हम बोलते हैं भाई तुम अपनी अजम्पशन लगा के बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कितना ऊपर नीचे होगा। तो फिर एक्चुअली जब मुझे अपने हिसाब से ऊपर नीचे अमाउंट बताता है तो वो जाती है OCI में। यानी मैं कह रहा हूं कि भाई 3670 है, वो कहता नहीं यार वो 4 साल रहेगा तो वो एस्टिमेट को कम कर देगा, वो कहेगा 8 साल रहेगा तो वो क्या करेगा, उसका जो भी डिफरेंशियल होता है वो OCI में प्लस या माइनस होता है। तो यानी मैंने आपको ये रिकैप करा दिया, ये पीएनएल का चार्ज है और जो एक्चुअली का डिफरेंस है वो OCI का चार्ज है। और फिर मैं एक काम ये करता हूं कि भाई मैं इसके लिए अलग से एक फंड बना देता हूं, इसके लिए क्या करता हूं, अलग से एक फंड बना देता हूं। तो यानी सर मैंने कहा कंपनी का एक्सपेंस फॉर द ईयर 1 का कितना है, ये रहा। सही है जी। और लायबिलिटी भी कितनी है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन भी कितनी है, इतनी ही है। ऐसा ही है। अच्छा अगर मैं कंपनी के हिसाब से ईयर 2 की बात करूं, ईयर 2 की बात करूं, प्लीज मेरे बच्चों बहुत सुकून से समझना, ईयर 2 की बात करूं तो मैं यहां पे कहूंगा कंपनी का एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, हमने कहा कंपनी का एक्सपेंस फॉर द ईयर है इन दोनों का सम। सही है जी। और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितनी है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है सर ये, यानी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही है। फिर बाज़ औकात क्या होता है, फंडेड स्कीम होती है। फंडेड स्कीम के अंदर ये होता है कि कंपनी अपने इस एक्सपेंस को कवर करने के लिए कुछ पैसे फंड में डाल देती है, उसको इन्वेस्ट कर देती है। तो उसकी कंपनी क्या एंट्री बनाती है, इन्वेस्टमेंट इन फंड डेबिट और कैश क्रेडिट। कंपनी के पास से पैसे चले जाते हैं, लेट से आप समझें इसमें 2000 रुपये डाल दिए हैं ईयर 1 में, इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू फंड, कंट्रीब्यूशन टू फंड, ये कंट्रीब्यूशन है। तो हम क्या करते हैं कि भाई फंड में यहां पे कैश आ जाता है 2000 रुपए का और मेंबर्स अकाउंट खुल जाता है 2000 रुपए का, ये हिसाब किताब हो जाता है। पर ये फंड मैं अपने पास कैसे रिफ्लेक्ट करवाऊंगा, तो फिर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अपनी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को नेट बेसिस पे दिखाएं। यानी अगर मैं पहला साल आपको दिखाऊं तो पहले साल के अंदर जो आपने कंट्रीब्यूशन यानी डिफाइंड
बेनिफिट एसेट है, पहला ही साल था ना, तो डिफाइंड बेनिफिट एसेट में से आप ये नेट कर दें। क्यों? रीजन है क्योंकि अगर कल को बल्ली आती है और ये बंदा छोड़ के जाता है तो 2000 रुपये तो आपने फंड में अलग कर लिए ना, तो आपकी नेट ऑब्लिगेशन कितनी है? 1670 की, 1670 की। तो सर ये तो बात मैंने आपको कहानी बता दी, ये तो बात मैंने आपको कहानी बता दी। और अगर मैं इसी की अकाउंटिंग ईयर 2 की करूं, इसको यहां ले आते हैं, और इसी की अकाउंटिंग अगर मैं ईयर 2 की करूं, सही है जी, तो मैंने कहा कोई अगर खर्चा नहीं हुआ तो मेंबर अकाउंट अगर मैं समझाना चाहूं आपको तो लेट से अज्यूम करो 2000 रुपये और डाल दिए, तो ये कितने हो गए? 4000। मेंबर अकाउंट यहां पे कितने का हो गया? 4000 रुपये का, फर्दर 2 डाल दिए ना। अच्छा भाई, अब मैं यहां पे डिफाइंड बेनिफिट एसेट कितना दिखाऊंगा? सर मैं दिखाऊंगा 4000 रुपये का, ऐसा ही है, 4000 रुपये का। तो नेट कितना आ गया मेरे पास? 4882 की ऑब्लिगेशन। यानी समझने की बात यह है कि अगर मैं इसकी मूवमेंट बनाऊं ताकि मैं आपको सवाल से मैच करा पाऊं, मूवमेंट ऑफ सेकेंड ईयर, तो ओपनिंग डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी नेट कितनी थी? नेट ये रही 1670 की। अच्छा, आपने इंटरेस्ट कॉस्ट और करंट सर्विस कॉस्ट कितनी बुक की दूसरे साल में? ये और ये। कंट्रीब्यूशन कितना किया? कंट्रीब्यूशन कितना किया? फिर से 2000 रुपये का किया, सही जी। यानी आपको ओपनिंग, प्लीज सुनिएगा, मैं डेफर्ड टैक्स को कनेक्ट करूंगा, आपको ओपनिंग नेट कितना देना था? 1670। यानी आपको पता है टैक्स वाला क्या कह रहा है? टैक्स वाला कह रहा है आप जो पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं ना, मैं उसको डिडक्शन मान रहा हूं, यानी इस पे डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस पे बच गया? 1670 पे। यानी आपने ओपनिंग के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स इनकम बुक किया हुआ होगा इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन। ओपनिंग के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट या सॉर्ट ऑफ इनकम बुक की हुई होगी डिडक्शन, क्योंकि टैक्स वाला 1670 को नहीं मान रहा। देखो टैक्स वाला जो है ना वो इसको नहीं मान रहा 3670 को, वो कह रहा है कि भाई मैं सिर्फ 2000 को मान रहा हूं, इतना नहीं मान रहा। तो इस पे आपने बकाया, क्योंकि आपको पता है जब पे करोगे तब तो मानेगा ना, तो इसीलिए वो डिडक्शन आगे जाके देगा। आपने उसी को आज बुक कर लिया होगा, तो समझाना ये चाहता। फिर फॉर द ईयर में फिर आपने ये एक्सपेंस बुक किया है, फॉर द ईयर में मेरे बच्चों आपने फिर ये एक्सपेंस बुक किया है ना, और फिर से टैक्स वाला सिर्फ 2000 को मानेगा, तो फॉर द ईयर में फिर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे, कि अब आखिर तक आपको क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट इतना रखना पड़ेगा, क्योंकि आज तक टैक्स वाले ने इतना नहीं माना। तो देखें मेरे पास बैलेंस शीट में भी यही आ रहा है, बात समझ आ रही है? तो ये मैंने आपको पूरा रिकैप दे दिया। IAS 19 भी चलो रिवाइज हो गया। अब आगे, अब मैं अगर अपनी अकाउंटिंग देखूं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, तो सर अगर मैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन यहां पे देखता हूं अपने पास, तो सवाल में साल के शुरू में कितनी दी हुई है? 430 की। इसकी टैक्स बेस इज 0, डिफरेंस आ गया आपके पास ये वाला। क्या मैं कह सकता हूं मेरे बच्चों के आप लोगों ने इसके ऊपर ओपनिंग पे 28% का डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट किया हुआ होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। अच्छा जी, अगर मैं लायबिलिटी है तो क्यों ना मैं इसको नेगेटिव रखूं, सही है जी। अच्छा, अब सिंपल रखते हैं ना, तुम लोगों के लिए आसानी करता हूं मैं, सिंपल रखते हैं कि हमारे पास सवाल के अंदर, क्योंकि इतना समझा दिया तुम्हें, तो अब तुम्हें यहाँ पे क्लैरिटी आनी चाहिए ना। अब जब क्लोजिंग देखता हूं तो 355 आता है, क्लोजिंग देखता हूं तो 355 आता है। और आपको पता है ये फॉर द ईयर के एक्सपेंस और पेमेंट का फर्क है, फॉर द ईयर के एक्सपेंस और पेमेंट का फर्क है। तो मैंने कहा सर टैक्स बेस तो स्टिल 0 है, ये आ गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं क्या मेरे पास क्लोजिंग इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट होना चाहिए? सर जवाब आता है यस, बट इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास OCI का चार्ज भी है 40 का। तो अगर मैं ये करूं कि मैं OCI के चार्ज को अलग कर दूं 40 × 27%,
40 इंटू, क्योंकि देखो ये आपने मजीद ये जो OCI है मतलब लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है ना, आपने एक्सपेंस बुक किया, तो इसका जब क्रिएट OCI से हुआ है, यानी ये एक्सपेंस क्रिएट हुआ है OCI में, ये बात याद रखिएगा, तो इस पर डेफर्ड टैक्स एसिड भी OCI से ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देख लो एक्सपेंस आ भी रहा है 40 का, बात क्लियर है। तो हमने कहा कि भाई इसके ऊपर आपने OCI में मजीद ये बुक कर लिया 10.80 का, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 27 आपने 10.80 का बुक कर लिया, तो अब मैं ऑल टुगेदर मैं देखूँ तो मेरे पास जो एसिड है पहले था 430 पे, अब इस पे क्यों, क्योंकि सर देखें आपने पेमेंट की होगी इस साल, देखो ना पेमेंट है और पेमेंट आ रही है ज़्यादा की, इसलिए डिफरेंस श्रिंक हुआ है, तो अब आपने उसको रिवर्स किया होगा। तो अब अगर मैं यहाँ से ये करूँ तो आप यहाँ पे फोकस होके देखेंगे कि मैंने 120 से लेके 95 तक का सफ़र तय किया है और मेरे P&L के अंदर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ रहा है, मेरे P&L के अंदर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं ताकि हमारा ऐसा नहीं हो कि गलत हो जाए। तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के अंदर सही है, इन क्वेश्चन आपको ऑल टुगेदर ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट बुक हुआ है आपका इतने का, ऐसा ही है, इतने का, सही है, वो ये रहा। अच्छा अब जरा प्लीज मेरी बात समझिएगा, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट बुक होने का मतलब ये है कि आपका रेट कम हुआ तो आपका बेनिफिट कम हो गया तो आपको नुकसान हो गया, तो एक तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस उसका बुक होगा, तो मैंने इसको 28 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, ये हो गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर ड्यू टू चेंज इन रेट, ड्यू टू चेंज इन रेट, ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे मुझे इसमें तमीज और तहजीब रखनी है, वरना रिकॉन तो मतलब किसी का बाप भी नहीं बना सकता ऊपर, सही है जी। आगे ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट, चलें जी, अब ये हो गया सवाल खत्म यहाँ पे ये। अब मैंने कहा आपने OCI फॉर द ईयर कितना रखा है, OCI फॉर द ईयर है 40, सही है जी। तो आपने कहा कि भाई OCI, अच्छा OCI को हटा ही दो ना, हम तो P&L देख रहे हैं ना, OCI का तो क्लियर है, ये चेंज इन टैक्स रेट आ गया। अच्छा भाई अब अकाउंटिंग एक्सपेंस मेरा कितना है भाई, ये करंट सर्विस और इंटरेस्ट का सम है 145, मैंने यहां डाल दिया। जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो मुझे कितना अलाउ कर रही हैं, सर जितना हमने पे किया है 260। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताएं, फॉर द ईयर के अंदर टैक्स वाला मुझे कह रहा है तुम माइनस करो, टैक्स वाला मुझे कह रहा है माइनस करो, यानी वो मुझे कह रहा है कि भाई तुमने एक्सपेंस कम बुक किया हुआ है, तुम ज़्यादा एक्सपेंस ले लो, वो मुझे माइनस करवा देगा, इससे मेरी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी कम, मेरा टैक्स भी हो जाएगा कम, अकाउंटिंग का टैक्स होगा ज़्यादा, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूँगा, ये तो शॉर्टकट हो गया। बट जो डिडक्शन मुझे टैक्स वाला आज दे रहा है मैं पहले ही बुक करके बैठा हूँ, तो मैं उस एसेट को रिवर्स करके एक्सपेंस बुक करूँगा। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों को प्लस करूँ अगर, सही है जी, तो इसके ऊपर मैं 27% बुक करूँ तो ये आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूँ तो 35.35 का टोटल डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आता है, और मैं अगर यहाँ जाऊँ 35.35 का टोटल डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ रहा है, जिसमें चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट भी है और फॉर द ईयर का इम्पैक्ट भी है। तो आई होप आपको ये चौरंगी क्लियर होगी। अगेन दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये आपको आसानी से समझ तभी आएगा जब आप एक एक मूवमेंट ट्रैक करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सही है जी। चलें गुड। इसके बाद अब हमने कहा कि भाई अब अगर हम जनवरी 1, 2018 के ऊपर AL ने ग्रांट किए हैं शेयर ऑप्शन अपने एग्जीक्यूटिव्स को, वन ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव्स कंडीशनल अपॉन एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन AL's एम्प्लॉयमेंट अंटिल 2020, यानी 18, 19, 20, 18, 19, 20 कितने सालों की बात कर रहा है, 3 सालों की। यानी सर अगर हम ये देखें तो वो 2018, 2019, 2020 तक रुकने की बात कर रहे हैं, 3 साल की वेस्टिंग कंडीशन है, और फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों दी हुई है, और वो बोल रहा है कि भाई टैक्स लॉस के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन ऑन द एक्सरसाइज डेट इज एन एडमिसिबल एक्सपेंस। तो सर चलें सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे शेयर ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा ओपनिंग तो आई बिलीव कि कुछ भी नहीं है, तो उसको आप हटा दें। अब यहाँ पे आते हैं शेयर ऑप्शन के ऊपर।
चलें जी, हमने कहा अगर हम अकाउंटिंग एक्सपेंस निकालें मेरे बच्चों, तो अकाउंटिंग एक्सपेंस के लिए आपने कहा कि कितने ऑप्शंस दिए हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। आपने कहा कि भाई जितने भी ऑप्शंस दिए हों उसकी टोटल वैल्यू उसने मुझे खेल के बताई हुई है। उसने कहा फेयर वैल्यू जनवरी 1 पे ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू ऑप्शन दी हुई है 60 मिलियन, मेरे लिए ये लॉक हो गई। तो मैंने कहा कि सर 60 मिलियन डिवाइड बाय 3, ये हो गया 20, ये हो गया अकाउंटिंग एक्सपेंस। टैक्स एडमिसिबल एक्सपेंस आए जी, हमने कहा साल के आखिर की 72 की मैं इंट्रिंसिक वैल्यू देखूंगा, 72 डिवाइड बाय 3 24। ओहो सर, मतलब क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, क्योंकि पहला ही साल है, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आपके अकाउंटिंग एक्सपेंस से ऊपर जा चुका है। तो हाउ यू कैन बुक आ सेविंग मोर देन द एक्सपेंस दैट यू हैव चार्ज इन योर P&L। तो वो कह रहा है कि भाई आप ज़रा इसमें से ये अमाउंट निकालें, इसके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स बेनिफिट है टू बी बुक्ड इन इक्विटी, सही है जी, और डेफर्ड टैक्स बेनिफिट टू बी बुक्ड इन P&L। तो हम यहाँ पे सिंपल रखते हैं ना, हम यहाँ पे सिंपल रखते हैं, कैरिंग अमाउंट इज 0, टैक्स बेस, क्योंकि टैक्स वाला मुझे बेनिफिट देगा ना, आज तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, ये रहा 24 आ गया। अच्छा भाई डिफरेंस आ गया ये, क्योंकि डेफर्ड एसेट बुक होना है, क्योंकि सेविंग क्लेम करूंगा मैं। अच्छा भाई अब वो कह रहा है 24 पे क्लेम करो, बट मसला ये है कि मैं जो है डेफर्ड टैक्स एसेट तो बुक करूंगा, पूरे पे बुक करूंगा, बट इसमें से जो मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट है वो कुछ इक्विटी से बुक होगा, यानी इक्विटी क्रेडिट हो जाएगी, फायदा बुक करूंगा डायरेक्टली इनटू दी इक्विटी। तो मैंने कहा ये 27% सही है जी, और रिमेनिंग मैं ले जाऊं यहां पे। अच्छा आप चाहें तो यहां से देख भी लें, इसके ऊपर लगा लो 27%, 5.40, यहाँ पे भी आ रहा है सर 5.40। तो ये देखें फॉर द ईयर भी बनता जा रहा है, आपका OCI भी बनता जा रहा है और ये एज एड भी बनता जा रहा है, तो यानी सर मसले वाली बात नहीं है। चलें अब शेयर ऑप्शंस के बाद वो कह ये रहा है कि भाई लाइबिलिटीज हैं, सही जी, AL की 31 दिसंबर के ऊपर जो कि अनपेड है जून 2015 से। तो अगर मैं देखूं तो 16, 17, 18 भाई 3 साल हो चुके हैं, 3 साल। तो 3 साल वाली तो वो बोलता है ना कि भाई आप ऐड बैक करें और बाद में ले लीजिएगा। तो मैंने कहा सही है भाई सही है, पर क्या हम ये देख सकते हैं, लायबिलिटीज ऑफ AL एज एट 31 दिसंबर, यानी क्योंकि 2015 जून था ना, तो 16 जून, 17 जून, 18 जून ओपनिंग पे नहीं होगा ये हिसाब किताब। चलें जी, अब हमने कहा कि हमारे पास लायबिलिटीज ओल्डर देन 3 years, तो मैंने कहा इसको तो आप 0 रखें। यहां पे हम रख देंगे 35 मिलियन यहां पे 0, क्योंकि टैक्स वाला मुझे कह रहा है मैं बेनिफिट रिकॉर्ड करूंगा 27 का, यहां पे ये कुछ भी नहीं है, सीधा ये अमाउंट आ गई, सही है जी। इसके बाद अच्छा ये भी सॉर्ट ऑफ आपको बता दूं, वो करंट टैक्स तो लेगा ऐड बैक करवा के, पर मैं उसके ऊपर क्या बुक कर लूंगा सर, सीधी डेफर्ड टैक्स इनकम, क्योंकि मुझे आगे मिलेगा। अच्छा भाई ये चेंज इन टैक्स रेट में साथ लेता हुआ आया हूं, और आगे वो ये कह रहा है कि भाई मिनिमम टैक्स का भी कॉन्सेप्ट है। तो जब हम P&L बनाएंगे इसका, तो P&L बनाते वक्त मैं ये देखूंगा कि भाई क्या नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आ रहा है या मिनिमम टैक्स ज़्यादा आ रहा है। अगर मिनिमम टैक्स आ रहा है तो मैं देखूंगा कि भाई मुझे उस पर जाना है, अगर नॉर्मल टैक्स आएगा और पिछला मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो तो मैं इसको एब्जॉर्ब करा दूंगा। पर याद रखिएगा पिछले मिनिमम टैक्स के ऊपर आप ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स एसेट रख के बैठे हुए होंगे। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। तो हमने कहा कि भाई एज ऑन 31 दिसंबर 2017 AL हैड अनयूटिलाइज्ड अनएडजस्टेबल मिनिमम टैक्स ऑफ रुपीज 88 मिलियन ऑन विच डेफर्ड टैक्स एसेट से 55 मिलियन पे रिकॉर्ड हुआ था। तो चलें जी हमने कहा कि भाई
मिनिमम टैक्स के ऊपर हमारे पास टैक्स वाले ने हमें कितने का दिया हुआ था भाई, 88 मिलियन का, बट वी हैव ओनली रिकॉग्नाइज अप टू द एक्सटेंट ऑफ 55 मिलियन, बाकी हमने इग्नोर कर दिया होगा। तो इसके ऊपर कोई रेट नहीं लगता, क्योंकि 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 सर ये ऑलरेडी टैक्स की अमाउंट है, और अल्लाह की कसम टैक्स रेट चेंज भी हो जाए ना तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। रीज़न दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपकी उस टैक्स की माफ़ी है ना, तो टैक्स की माफ़ी है तो आगे जाके भी टैक्स की माफ़ी रहेगी, तो इस पर चेंजिंग टैक्स रेट का इम्पैक्ट नहीं आता। तो सर ये तो हमारे पास बात हो गई है, ये तो हमारे पास बात हो गई है अभी यहाँ तक की, सही जी। पर इसका यहाँ पे क्लोजिंग में क्या करना है ये वी नीड टू डिसाइड। जब मैं क्या बना लूंगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं क्या बना लूंगा सर, पीएनएल बना लूंगा। तो सर ये तो हमारे पास अभी बात हो गई है एजेड की, ये तो बात हो गई है हमारे पास अभी एजेड की। अब इसके बाद जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको इसका पीएनएल का पूरा इंपैक्ट बताऊंगा। जज़ाकल्लाह।